ओके तो हेलो एवरीवन एंड आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पर। एंड पिछली वीडियो में हमने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, आप लोगों को पता ही होगा। सो इस लेक्चर के अंदर एक्चुअल में देखो, ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है जो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, तो अगर कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके आप कंसेप्ट पे चले जाना। इस वीडियो में हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में जानेंगे। साथ में मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, सोप एंड डिटर्जेंट। देखो ये चीज़ें जो आप समझा रहा हूँ समझ लो शुरुआत में ही, ताकि आप लोगों को डाउट नहीं रहे। ये जो सोप एंड डिटर्जेंट है, इसको 2021 के लिए पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जो 2021 में 10th का एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम CBSE का, उसमें तो ये नहीं है। अगर किसी को बच्चे को ये टॉपिक पढ़ना है तो मुझे बोल देना, मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो बन जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक भी हट चुके हैं, ये टॉपिक हट चुके हैं, लेकिन हट चुके हैं मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो ऐसे हिंदी इंग्लिश वो जो दिमाग में आ रहा है वही लिखे जा रहा हूँ। खैर ये टॉपिक भी हट चुके हैं, लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर CBSE ने बोला है कि प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, इनको हटाया है, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस को हटाया है। अब एक्चुअल में जो मेन टॉपिक थे वो प्रॉपर्टीज़ और यूजेस में ही थे, लेकिन मैं एक नटशेल में आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में इन दोनों के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां दे दूं, प्रॉपर्टी भी बता दूंगा, साथ में यूजेस भी बताऊंगा, जबकि वो हट चुके हैं पहले ही बता देता हूं। फिर भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस रह सकते हैं। तो आधा पौन घंटा अगर इसमें दे दिया और इसको पढ़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, बस यही बताना चाहता था शुरुआत में। ठीक है, तो अब बिना किसी देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल की, हाँ सोप डिटर्जेंट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर सोप डिटर्जेंट पढ़ना है बच्चों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली उसको डिस्कस कर लूँगा। कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, लेंदी है थोड़ा सा, आधा पौन घंटा उसमें लग जाएगा, इसलिए मैं वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करनी है बात हमें इथेनॉल से। आप लोगों को पता है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, यह है इथेनॉल का फॉर्मूला। यहाँ पर 2 कार्बन थे इसलिए इथ, और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ प्रॉपरली तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। मेरी आदत हो जाएगी तो डोंट वरी अबाउट इट, आप लोग आई होप के अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ रहे होंगे। ये इस तरह से फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो 2 कार्बन थे तो इथ लिख दिया, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है तो एन लिख दिया। साथ में यहाँ पर जो है अल्कोहल ग्रुप आया तो यहाँ पर हमने ओल लिख दिया, इथेनॉल हो गया। ये इसका IUPAC नेम है, ये जो नेम है IUPAC नेम है। एंड अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूँ तो कॉमन नेम हो जाता है इथाइल अल्कोहल। ये 2 चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है, इसका जो IUPAC नेम है वो है इथेनॉल, कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। ठीक, चलिए ये एक चीज़ हो गई आपके लिए, डन। नाउ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर, अच्छा देखो इसकी प्रिपरेशन NCERT में सच कुछ दी नहीं है। जो शुगर केन होती है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको शॉर्ट में ही। शुगर केन प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। शुगर केन में मोलेसिस को निकाला जाता है और उसका कर दिया जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करके मुझे मिल जाता है यहाँ पर इथेनॉल, बस एज सच और कुछ भी नहीं है ना। सो अल्कोहल इज ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, है ना। अल्कोहल इज ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, एंड फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस करने से पहले मोलेसिस निकालना पड़ेगा, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। एज सच कोई ऐसी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। 11th क्लास में तो बहुत सारी रिएक्शन आएगी अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सिंपल है। एक एक टॉपिक को आप नोट कर लो, मैं क्या क्या यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सही है, देखो अपडेट होते रहना चाहिए टेक्नोलॉजी से, इसलिए मैं भी अपडेट हो रहा हूँ धीरे धीरे। तो बात करें तो इथेनॉल होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। भाई अल्कोहल है, सारे अल्कोहल आप देखते हैं, इथेनॉल क्या है, लिक्विड है। इथेनॉल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पहली चीज़ तो ये याद रखना हमेशा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या याद आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट याद रख लेना।
सिंपल है यार, मेल्टिंग पॉइंट इसका जो रहता है वो रहता है 156 केल्विन, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका रहेगा 351 केल्विन। ठीक, ये दो चीज़ें। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है जो वाटर सॉल्यूबल होता है। ये क्या होता है? ये वाटर सॉल्यूबल। और वाटर सॉल्यूबल क्यों होता है इथेनॉल, ये बता देता हूँ आपको। देखो, जब भी आप किसी अल्कोहल को पानी में मिलाओगे तो वो सॉल्यूबल हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि इनसॉल्यूबल रहता है। वाटर सॉल्यूबल क्यों रहता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई याद रखना, मैं भी समझा देता हूँ कैसे, रीज़न वाइज अगर आ जाए तो लिख दीजिएगा। जैसे कि ये है हमारा इथेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये समझा रहा हूँ, हालांकि आने वाली क्लासेस में सीखोगे तुम। इस तरह से लिख सकता हूँ इथेनॉल को, ठीक है। आपको पता है जो ये ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हमेशा याद रखना क्या है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे। साथ में मेरे पास क्या है? पानी। पानी को ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें हल्के से पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा जिसको मैं कहता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कह रहा हूँ मैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पानी जो रहता है, वाटर, वो अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसके वजह से ये वाटर सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको भूलनी नहीं है। नाउ डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ दो प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहली इसकी रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ ये रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2OH प्लस Na, ये हमारा आ गया सोडियम। इसने इसके साथ रिएक्ट करा और यहाँ पर ये आपको बना के देगा CH3 CH2ONa, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ निकलती है, पॉप साउंड। पिछले साल ऐसे क्वेश्चंस भी आते थे, पता है, इस साल तो निकाल दिया है, अब कैसे पूछेंगे आई डोंट नो, बट सीख लो, NTSE वगैरह में तो आ ही सकते हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें। इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम इथॉक्साइड। ये सॉल्ट है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका ये हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन, इसने इसके साथ रिएक्ट करा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, जिससे हाइड्रोजन भी निकला है, हीट भी निकलेगी, बट ऐसा जितनी ही नहीं निकलेगी, कोई बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। और ये हाइड्रोजन जो निकलती है, ये जो हाइड्रोजन है ये पॉप साउंड के साथ निकलती है। दो तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के नाम से। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी राइटिंग में लिखूँ, लेकिन थोड़ा क्या है ना, मेरी आदत नहीं है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें फ़ायदा ये है इस तरह से पढ़ाने में कि ज़्यादा कंटेंट और रेगुलरिटी आ जाएगी और हम बहुत जल्दी काफ़ी अच्छी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, और कोई वजह नहीं है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कितनी समझ में आई है और जिस तरह बोर्ड में पढ़ाता था उसकी तुलना में कितनी आई है। क्योंकि देखो, सिर्फ यूट्यूब नहीं करता हूँ, और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो लेकिन करना ज़रूर चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है भाई, मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है ऐसा करना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, आप लोगों को पढ़ाना, इसीलिए कर रहा हूँ। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों कि पानी निकल जाएगा, पानी बाहर निकलेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। पानी बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा देख लो। यहाँ पर लिया मैंने CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन 443 केल्विन पे करा दी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। 443 केल्विन टेम्परेचर था, और साथ में हमने H2SO4 ले लिया जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है और हॉट भी है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। अब क्या होगा, ये जो H2SO4 है ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है? डिहाइड
चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये लिख लेना आप अपनी नोट्स में, क्योंकि क्वेश्चन इधर से आने के चांसेस रहते हैं हर तरह के एग्ज़ाम में। अगर बोर्ड हो, बोर्ड ने इस साल निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड के अलावा और भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये सब चीज़ें काम आएगी, और साइंस अगर अगले साल लोगे तो भी काम आएंगी। ठीक, तो जब मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज एन H2SO4 से इथेनॉल की रिएक्शन कराई तो मुझे यहाँ दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो पानी तो बाहर निकलेगा, साथ में यहाँ पर ईथीन मिल जाता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना यहाँ से क्या निकलता है, पानी बाहर, ये OH निकल गया, एक हाइड्रोजन इधर का मान लो, तो CH2 बचे, डबल बॉन्ड लगा देंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए। अभी जिस तरह मैंने आपको कंसेप्चुअली ये चीज़ समझाई, तो इसका तो एक मैकेनिज्म होता है भाई। क्या होता है इसका मैकेनिज्म, होता है इस रिएक्शन का, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का, लेकिन आपके सिलेबस में है ही नहीं 10th क्लास में, वो 11th क्लास में आएगा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो एट दैट टाइम जब आप साइंस लेंगे तब उसको सीखना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस याद रखो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट से अगर अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो आपको अल्कीन मिलेगा, मतलब इथीन मिल रहा है। अगर इथेनॉल ले रहे हो, प्रोपेनॉल से रिएक्ट कराओगे तो प्रोपीन बन जाएगा इधर, और H2O बाहर निकल जाएगा। और कोई इसमें आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस इथेनॉल के यूजेस की। तो मैं यहाँ पर आपको बोल बोल के ही सारे यूजेस बता देता हूँ। वैसे तो आप ये बुक से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में सिलेबस में भी नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा और डिस्कस नहीं करूँगा। एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसका, सारे के सारे अल्कोहल का। अब देखो स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो गई, तो इसको भी बंदोबस्त है अपने पास, ये मिटा दिया। ठीक, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, अब ज़्यादा स्पेलिंग मत पकड़ना मेरी प्लीज़। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहल, और राइटिंग के लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। ठीक है, साथ में एज अ मेडिसिन भी यूज़ होता है अल्कोहल, एज अ मेडिसिन। सबको पता है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेडिसिन जैसे सिरप है, टिंचर ऑफ आयोडीन है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है, काफ़ी सारी मेडिसिन में यूज़ होता है। आप लोग ये बुक से एक बार रीड कर लेना। साथ में अगर देखोगे तो पेट्रोल के अंदर इस्तेमाल होता है ये, पेट्रोल में, बिल्कुल पेट्रोल जो फ्यूल होते हैं ना, पेट्रोल के अलावा और भी जो फ्यूल्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये फ्यूल को क्लीनर, फ्यूल का एज अ क्लीनर यूज़ होता है, मतलब फ्यूल को क्लीन करने के लिए। क्लीन करने का मतलब क्या है कि अगर इसके साथ फ्यूल को मिला दो, अल्कोहल और किसी पेट्रोल डीजल को आप मिला दो फ्यूल में, मतलब फ्यूल को अल्कोहल में मिला लो, तो जब वो बर्न होते हैं तो CO2 और H2O गैस रिलीज होती है। कोई और इसके अलावा गैसेस नहीं निकलती, या निकलती है तो कम मात्रा में निकलती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है। तो एक अच्छा यूज़ है ना अल्कोहल का। ठीक है, और एक्चुअल में यूज़ होता है। ठीक है, एक और यूज़ है, मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका एक और यूज़ है, 4th यूज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पर। 4th यूज़ आप याद रखना, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है। जितनी भी इंडस्ट्री होती है, बड़े बड़ी केमिकल इंडस्ट्री में, अब देखो दवाई की जितनी भी इंडस्ट्री है वो इथेनॉल के बगैर तो काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि सारे कफ सिरप में इथेनॉल तो आएगा ही आएगा। और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें अल्कोहल यूज़ होता है। सोप इंडस्ट्री में भी अल्कोहल का यूज़ होता है। खैर, ये होगा इसके कुछ यूजेस। साथ में अब हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट हमें करना था वो है इथेनॉइक एसिड। ओके, सो इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। ये लिख दिया मैंने, इथेनॉइक एसिड। ठीक, इसका फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छे से लिख के बता देते हैं आपको हम। ये बात तो आपको पता होगी कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है COH, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, CH3COOH। ठीक है, इसका एक और, ये तो इसका है इथेनोइक एसिड, क्या नाम है इसका, IUPAC नेम है। ये कौन सा नेम है, IUPAC नेम। लेकिन साथ ही साथ में इसका एक और नाम होता है, कॉमन नेम, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड। ठीक, जो हम घर में देखते हैं सिरका रखा रहता है, सिरका, उसको हम कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं उसको, विनेगर कहते हैं, विनेगर। यार लिख दिया मैंने, विनेगर कहते हैं इसको। ये जो विनेगर होता है इसमें एक्चुअल में एसिटिक एसिड ही होता है, मतलब
इथेनॉइक एसिड ही होता है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं जो आपको बताने वाला था, ये आप हमेशा अब याद रखना। एक और चीज़ समझ लो इसके बारे में, ठंड में ड्यूरिंग विंटर जो इथेनॉइक एसिड होता है वो थोड़ा सा आइस लाइक फ्लेक्स बनाता है, आइस लाइक फ्लेक्स। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे और मतलब ये जो मंथ है मैं बताता हूँ आपको, तो जनवरी और फरवरी के मंथ में आप देखना जब बहुत अच्छी ठंड पड़ती है उस समय आप देखना कि अगर कोई इथेनॉइक एसिड की बॉटल आप देखोगे तो बिल्कुल उसमें ऐसे बर्फ़ जैसे पार्टी, हालांकि ठंडा नहीं लगेगा तुम्हें, लेकिन वो आइस लाइक फ्लेक्स बन जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई, आइस जमी हुई है उसकी बॉटल के आसपास भी। और अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पूरा पूरा वो जमा हुआ नज़र आएगा, आधा थोड़ा सा, आधा लिक्विड आधा जमा हुआ, मतलब थोड़ा सा आइस लाइक फ्लेक्स बन जाते हैं विंटर के अंदर। उसको इसीलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं एट दैट टाइम। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। साथ में हमेशा याद रखना जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 290 केल्विन। क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट? 290 केल्विन। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे बतानी थी बता दी। अब इसके बाद में जो मेन चीज़ें आपको बतानी है वो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले जिस तरह हमने इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराई थी, इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ सोडियम, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी रिएक्शन होगी, बस एक चीज़ का डिफरेंस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3COH प्लस में सोडियम, तो बनी बात है यहाँ पर आपको हाइड्रोजन तो निकलेगा, हाइड्रोजन को मैं अलग फेंक देता हूँ, ये हाइड्रोजन निकल गया, लेकिन साथ ही साथ में अब जो चीज़ बनने वाली है CH3COONA वो ये बनेगी। इस बट देखो, जब इथेनॉल ने रिएक्ट करा था तो बना था सोडियम इथॉक्साइड, और ये जो है ये सोडियम इथॉक्साइड नहीं है भाई साहब, ये क्या है? ये सोडियम एसीटेट है। फ़र्क याद रखना दोनों का बस। वो सोडियम इथॉक्साइड था, ये सोडियम एसीटेट है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो बैलेंस तो हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। बैलेंसिंग में क्या ये रही, बैलेंस है। ओके, सो एक तो ये रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद में एक रिएक्शन होती है इथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फ़र्क क्या आएगा वो अभी देख लो, CH3COOH प्लस, थोड़ा सा छोटा लिखने की भी कोशिश करूँगा मैं हो जाएगा यार, हो जाएगा, इस सच कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है इसमें लिखना। Na बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही के वही रिएक्शन रहेगी, सिर्फ यहाँ पर जो है H2O निकल जाएगा। याद करने के लिए ऐसा कर लो, यहाँ से ये देखो ये H, ये एक और H, तो H2 और O, और ये सोडियम ने इसके साथ शादी कर ली, तो सोडियम एसीटेट इधर मिल गया, सोडियम एसीटेट, और ये पानी बाहर आ गया। ठीक है, और बैलेंसिंग आप लोग देख लेना, आई थिंक ये बैलेंस ही है शायद से, है ना? ठीक है, चलिए एक प्रॉपर्टी ये भी बता दी आपको। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। इसकी कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है, कई बार रिएक्शन ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी पूछ लेते हैं, एक्स कंपाउंड ने रिएक्ट करा, देख लेना यार। अब देखो निकल तो गया टॉपिक, लेकिन घुमा फिरा के पूछ लेना थोड़ा सा, इसलिए करवा रहा हूँ यार। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है इसमें एस्टर बनता है। क्या बनता है? इसलिए इसको नाम दिया एस्टेरिफिकेशन। इसमें होता क्या है, इथेनॉल और एसिटिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, इथेनॉल और एसिटिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में। तो मैं यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CH3COO, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा दूंगा ये, प्लस CH3CH2OH। इन्होंने रिएक्ट करा एसिड की प्रेजेंट में। ठीक है, एसिड आप ले लो, कोई सा भी एसिड, H2SO4 ही ले लो। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ होगी पानी बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा बाहर भाई? पानी। तो ये हमने पानी निकालना है बाहर, ये मैंने यूं करा और ये गई मेरी पतंग थोड़ी सी इधर उधर होके, और ये पानी बाहर। अब बचता क्या, ये पार्ट और ये पार्ट, बस ये दोनों मिल जाते हैं कुछ इस तरह, CH3COO। अब देखो यहाँ वैलेंसी खाली हुई है तो इधर ही जुड़ेगा ना, CH2CH3।
ये होता है एस्टर, और साथ में पानी बाहर आ गया आपका, इसको कहते हैं एस्टर। फ्रूटी, इसकी थोड़ी सी जो स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। क्या होती है इसकी स्मेल? फ्रूटी, या फिर आप कह दो स्वीट स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल। और जनरली जो एसेंस वगैरह होते हैं ना, उसके काम आता है ये बनाने में, जैसे जो खाने पकवाने में एसेंस वगैरह में काम आता है। ठीक है, ये हो गई आपकी एक प्रॉपर्टी ख़त्म। एक और आखिरी प्रॉपर्टी है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सपोनिफिकेशन। ये सारी प्रॉपर्टी हम किसकी पढ़ रहे हैं? इथेनोइक एसिड की। सपोनिफिकेशन, सपोनी, सापोनी नहीं है, सपोनिफिकेशन। ओके, ये लिख दिया। यहाँ पर एक्चुअल में ये रिएक्शन है सोप को बनाने के काम आने वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो इथाइल एसीटेट, मतलब जिसको हमने अभी पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, एस्टर, एस्टर को ही क्या कहते हैं? इथाइल एसीटेट। तो ये जो इथाइल एसीटेट है, CH3COO CH2CH3, ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है? ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है, और आपको ये बना के देगा सबसे पहले तो आपका अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ ही ये बनाएगा सोडियम एसीटेट। ये दोनों प्रोडक्ट अभी हमने पीछे पढ़े हैं। ये इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। आप बोलोगे सर कैसे बनाया? देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है डिफरेंस इसमें। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो पार्ट है, मैंने बताया था ऑक्सीजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है, ग्रीन से कर देते हैं इसको। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ चले जाएगा आपका नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो ये पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। अब इधर देखोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव जाएगा इसके पास, इस O के पास, तो यहाँ पर ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट। और ये जो OH है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास जाएगा, तो C2H5OH, मतलब क्या होता है इसका? CH3CH2OH। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। एक्चुअल में ये रिएक्शन का कंसेप्ट से हम सोप बनाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, 2 रिएक्शन और पढ़नी है, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करना है। और वो दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। जब जब आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराओगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमेशा आपको कॉमन चीज़ें मिलेंगी। मैं यहाँ पर 2 बार लिखता हूँ इस रिएक्शन को, देखो 2 तरीके से, मतलब CH3COOH प्लस NaHCO3, साथ में CH3COOH प्लस Na2CO3। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपने पढ़ा भी है, मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट में इसको पढ़ाया था। और ये है सोडियम, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये सोडियम कार्बोनेट है ना, इसको सोडियम, इस वाले को तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो जब जब ये रिएक्ट करेंगे तो 2 चीज़ें, मतलब जो रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनेंगे कॉमन ही बनेंगे। आपको सबसे पहले तो सोडियम एसीटेट बनेगा। ये देखो सोडियम एसीटेट बार बार आ रहा है, इसको याद रखना। सोडियम एसीटेट आपका बन गया, साथ में आपके H2O निकलेगा, और साथ में आपके CO2 गैस निकलेगी बाहर। ठीक, और अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो सेम टू सेम यही है, प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, H2O प्लस में CO2। ठीक है, ये रिएक्शन को बैलेंस आप लोग खुद कर लेना, हालांकि कोई ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो ये वाली तो खैर बैलेंस ही है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसको, ये वाली बैलेंस नहीं है, तो वो आप कर लेना। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको देख लेनी है। ठीक है ना, इसके नोट्स वोट्स बना लेना आप लोग। अब बात करते हैं यूजेस की। तो सबसे पहला यूज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि सबसे पहला यूज़ जो होता है वो है इसका विनेगर मेकिंग के लिए, मेकिंग ऑफ विनेगर, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ अगर आप देखेंगे तो प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, अचार के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। ठीक है, नींबू का अचार और भी बहुत सारे अचार इससे बनाए जाते हैं। और सिंथेसिस में काम आता है, मतलब ये प्रोडक्शन वगैरह आप लिख दो या सिंथेसिस लिख दो, बहुत सारे कंपाउंड्स के बनाने में काम आता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था एस्टर, साथ में अभी विनेगर भी देखा ही सही। तो इंडस्ट्री के अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। खैर,
ये सारी चीज़ें थी। अगर 2021 वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट ये लेक्चर नहीं था, फिर भी मैंने बना दिया। देख लेना चाहो तो 1.5 की स्पीड से देख लेना। अच्छा, ये चीज़ मेरे को पहले बतानी थी, मैं आखिरी में बता रहा हूँ। तो ज़्यादा स्लो लगता है तो इस स्पीड से देख लिया करो, काफ़ी जल्दी लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और आप कंटेंट भी अच्छे से एब्जॉर्व कर पाओगे। 25 मिनट हो चुकी है तो इस लेक्चर को मैं ख़त्म ही करता हूँ। एंड सोप एंड डिटर्जेंट अगर किसी को पढ़ना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। साथ में आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को अब ख़त्म करते हैं। एंड आखिरी चीज़ आपको बाय एंड टेक केयर। ठीक, चलिए साहब ये लिख देते हैं, टेक केयर। आगे और भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी राइटिंग पे वर्क कर लूँ अपनी, इस तरह से लिखने पे, और कंटेंट को और ज़्यादा क्वालिटी वाइज मैं इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू।